हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्लास 9 का चैप्टर। उसका एक पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले उसको देख लीजिए। आगे आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब है लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, ऑनियन लीफ का बहुत ही थिन पील लेना है और उसका स्लाइड बनाना है। उस पर सेफ्रोनिन डालना है और माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व करना है। दूसरे में हमें अपने चिक के इनर साइड को जेंटली स्क्रैप करके चिक सेल निकालना है। मेथिलीन ब्लू के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा, देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने ऑब्जर्व क्या किया? ऑनियन पील सेल्स और रियो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड। रोयो लीफ पील सेल जो था वो बहुत ही अच्छे से अरेंज था और बॉक्स शेप का था। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑनियन पील सेल के जगह पे आप दूसरे प्लांट का भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्रेडल लिली का। वेयर एज चिक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, जबकि जो चिक सेल्स थे वो रेगुलरली अरेंज नहीं थे, अच्छे से अरेंज नहीं थे। वाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये डिफरेंस आया इन दोनों में? यहाँ पे इमेज भी है। पहला है ऑनियन पील का, दूसरा है चिक सेल का। प्रिपेयर टू साइड्स ऑफ रोयल लीफ पील एंड ह्यूमन चिक सेल्स अगेन एंड पुट 20% शुगर सॉल्यूशन ऑन देम। अब ये जो चिक सेल्स है और वो लीफ के पिल का सेल है, उसको हम लोग को दोबारा प्रिपेयर करना है, लेकिन उसमें अब 20% शुगर सॉल्यूशन डालना है उन दोनों के ऊपर। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर। उसको आधे घंटे बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस। आपने देखा होगा कि जो बाउंड्रीज है प्लांट सेल का वो सेम रहा, लेकिन उसका जो इनर कंटेंट था वो श्रिंक हो गया और जो स्पेस था इनर और आउटर बाउंड्रीज में वो भी बढ़ गया। You may observe that stick cells on the other hand have shrunk considerably. वहीं पे चिक सेल जो था वो श्रंक हो गया, सिकुड़ गया। यहाँ पे रोयो प्लांट का वो सेल्स है या क्रेडल लिली भी उसको कहा जाता है, उसका है 20% सॉल्यूशन डालने के बाद कैसा हो गया, और यहाँ पे ये चिक सेल का है। सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। अब पढ़ेंगे सेल वॉल जो कि आउटर कवरिंग है सेल्स का। In general, plants cannot move from one place to another, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. यानी प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एक रिजिड एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इन्वायरमेंट से उनको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि तेज आंधी, बारिश, ये सब से। Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. इसलिए प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवरिंग होती है जिनको सेल वॉल कहा जाता है। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। जो सेल वॉल होता है वो लीव्स को, फ्लावर्स को फर्म रखने में इसमें हेल्प करता है और उससे उनका शेप भी मेंटेन रहता है। उन्हीं की वजह से वो आराम से एकदम स्ट्रेट रह पाते हैं। ऑल द रिजिड द cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. लेकिन जो सेल वॉल जो है वो परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या था? सेमी परमिएबल, और ये परमिएबल है। इसका मतलब है कि वाटर और कुछ डिजॉल्व मिनरल्स जो है वो पास कर सकते हैं इसके थ्रू। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. यानी सेल मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी से और सेल वॉल के परमिएबिलिटी से जो प्लांट का रूट्स है उनको हेल्प मिलता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सर्व करने में। अगर वो परमिएबल नहीं होता तो पानी नीचे का नीचे रह जाता, लेकिन रूट्स तक वो पानी नहीं पहुंच पाता। व्हेन वी प्लेस अ रोयो लीफ और एन ऑनियन पील इन कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, द प्लांट सेल्स लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। हम ये लीफ जो है या अनियन पील जो है उसको अगर कॉन्सनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो
जो प्लांट सेल वो अपना वाटर को लूज कर देगा ऑस्मोसिस के वजह से. However, the cell do not shrink in size because the rigid cell wall maintains their shape. The inner content of the cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. लेकिन जो सेल का जो है वो साइज श्रिंक नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उनका जो रिजिड सेल वॉल है वो उनका शेप मेंटेन रखता है. उसका इनर जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है क्योंकि जो है सेल मेम्ब्रेन पुल करता है सेल वॉल को, पुल अवे करता है सेल वॉल को. दिस शोज द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप. इससे पता चलता है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को हेल्प करता है फॉर्म रहने में, उनका ओरिजिनल शेप मेंटेन करने में. एनिमल सेल्स सच एज स्टिक सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल. देयरफॉर व्हेन वी प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक. एनिमल सेल्स के पास जैसे कि चिक सेल हो गया, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाला तो वो लूज कर गए अपना वाटर और श्रिंक कर गए. विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली. रिजिड सेल वॉल नहीं होता है इसलिए एनिमल सेल जो है अपना शेप इजीली चेंज कर सकते हैं. दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज. ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे ओवरऑल मूवमेंट को सपोर्ट करता है और फंक्शनिंग में हेल्प करता है, हमारे जो टिश्यूज हैं उनके फंक्शन में हेल्प करता है. द सेल वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर. सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है जो कि ग्लूकोज यूनिट्स को लिंक करने से बनता है कार्बोहाइड्रेट. Cellulose in our diet acts as a roughage helping in our digestion. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. यानी कि जो सेलुलोज है हमारे डाइट में रफेज का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, वो उनमें सेल वॉल होते हैं. क्यों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल्स में. यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी बार आया भी है ये क्वेश्चन कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट सेल को छोड़ के और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल होता है. ये क्वेश्चन बना हुआ था एक बार एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा. पॉज एंड पॉन्डर. What argument would you give for the necessity of cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? आप ये बता सकते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल का नेसेसिटी क्यों है, उनका जो प्लेस है वो फिक्स्ड क्यों रहता है, और जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और एडिशनल सपोर्ट के लिए होता है क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, हमने पीछे ही पढ़ा था. और एनिमल के पास वो नहीं होता है तो उनको अपने इन्वायरमेंट से बचने के लिए एक से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा. यानी एक के पास सेल वॉल है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन उसको आने जाने नहीं दे रहा है, बट हमारे पास सेल वॉल तो नहीं है, हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग को आना जाना है. What consequence would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as cell membrane? अगर हमारा जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ फ्लेक्सिबल हो गया, प्लांट का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरह अगर फ्लेक्सिबल हो गया तो क्या होगा, इसको आपको प्रिडिक्ट करना है. Why is it important to cut two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids? यानी पोटैटो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें दोनों के इक्वल साइज में और मेजरमेंट उसका पहले क्यों किया गया था, यानी इक्वल साइज में काटा क्यों गया था और फिर एक्सपेरिमेंट से पहले इनिशियल मेजरमेंट क्यों किया गया था. तो इसका सिंपल आंसर उससे जो एक्सपेरिमेंट है वो और अच्छे से दिखेगा, हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या चेंजेस आए हैं. और पोटैटो का अगर रफली इक्वल साइज में नहीं काटते तो फिर हमें वेट का अंदाज़ा कैसे लगता है कि भाई कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है. चल वेट भी हमने इसलिए किया था. और अगर सेल मेम्ब्रेन जैसा ही सेल वॉल हो जाए तो वो रिजिडिटी सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है वो सेल को नहीं मिलेगा, जो कि उनके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है. द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम. अब हमें सेल इंटीरियर के बारे में पढ़ना है. देखिए इसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. पहला सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यहाँ पे वही लिखा गया है. दूसरा है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जो कि साइटोप्लाज्म है. और तीसरा है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल चैम्बर होता है.
In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. यानी न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी सारे सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स को रखता है जो ऑर्गेनेल कहते हैं. Along with the other substance present in it, most of which are only visible with an electron microscope. इसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. लेट अस स्टडी. यहाँ पे आप लोग को पहला है बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, दूसरा है टिपिकल प्लांट सेल और तीसरा है टिपिकल एनिमल सेल. तो इसमें आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि इन तीनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस हैं. अब स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1. अब हमें इन डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, इनमें डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस है वो देखना है और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करना है. ए बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. बैक्टीरियल सेल में जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनल्स जो अपने मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, उनका खुद का मेम्ब्रेन हो. सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये जो बैक्टीरियल सेल है इसका जो फीचर्स है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कार्योन मीन्स न्यूक्लियस. यानी प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसका मीनिंग भी प्रो यानी प्रिमिटिव और कार्योन्स यानी न्यूक्लियस होता है. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस directly in the cytoplasm. In contrast, plant and animal cells have a well-defined nucleus and several membrane-bound organelles. प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो ज़्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. और जिन प्लांट और एनिमल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यू मीन्स ट्रू एंड कायो मीन्स न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस उसका होगा. और इनका जो डिटेल्स है ना नीचे टेबल दिया हुआ है उसमें भरना है. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये तीनों में ही होगा. दूसरे में है सेल वॉल. तो आपने पहले ही पढ़ा कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, तो ये इसमें होगा, प्लांट सेल में होगा, बट एनिमल सेल में नहीं होगा. साइटोप्लाज्म में भी तीनों में ही होगा. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये आपने पढ़ा था या आपने अभी जस्ट पढ़ा कि बैक्टीरिया से जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है, तो इसलिए ये इसमें नहीं होगा. चलिए टिक भी लगा देते हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो बैक्टीरियल सेल में होगा. आपने पढ़ा था ना प्रोकैरियोटिक है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो वेल डिफाइंड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ये बैक्टीरियल सेल में नहीं होगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा. तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया है. चलिए अब देखते हैं ये रेडी टू गो बियॉन्ड. यहाँ पे लिखा है वायरसेस, वायरोड्स एंड प्रिजन्स आर ए सेलुलर नो सेल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. यानी ये तीनों जो वायरसेस है, वायरोड्स हैं और प्रायोन्स हैं, वो ए सेलुलर है, यानी उनके पास कोई भी सेल्स नहीं होता है, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो कि इतने छोटे होते हैं कि हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं, वो इन्फेक्शन देते हैं हमें. फिर यहाँ पे नीचे बताया गया है कि वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड. वायरस जो है सम जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड से बना हुआ है. वायरोड्स लैक प्रोटीन कोड अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल. वायरोड्स में जो है वो प्रोटीन कोड नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. प्रायोन्स में वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. यानी वायरसेस में दोनों होता है. फिर वायरोड्स में जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है, और दूसरे में मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. इसमें आपको ये पूछ सकता है कि ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स का नाम बताइए जिसमें सेल्स नहीं होते, एक भी सेल नहीं होता है. अब प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल का देख लेते हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो आपने पढ़ा ही था, इसमें होगा प्रोकैरियोटिक में P फॉर प्रो, P फॉर प्रिमिटिव, और इसमें एब्सेंट होगा. डायमीटर ऑफ ए टिपिकल सेल इसमें 1 to 10 म्यूएम, इसमें 1 to 100 म्यूएम. नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ये यूजुअली यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो इसमें नहीं होंगे, इसमें होंगे. और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी इसमें नहीं होगा, इसमें होगा.
अब रेडी टू गो फिर से। इन यूकैरियोटिक सेल्स और नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फ्रॉम द साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल में नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, जो कि साइटोस्केलेटन बनाता है, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन सेल शेप एंड इनेबल्स सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट को इनेबल करता है और इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी करने में हेल्प करता है। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए सेपरेट एंटिटी। यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ही दिखाई देगा, जो कि सेपरेट एंटिटी की तरह दिखेगा, अलग दिखेगा। द साइटोप्लाज्म में also स्टोर स्टार्च और क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका। दे आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स। यानी प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म स्टार्च स्टोर करते हैं, या एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका स्टोर करते हैं, उसको हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं। वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दिस ऑर्गेनेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स को ये ऑर्गेनेल्स क्यों चाहिए होता है, किसका नीड क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो एक ऑर्गेनिज्म में सेम टाइम पे अलग अलग फंक्शन करती है, लाइफ प्रोसेस करती है। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यू मटेरियल्स को बिल्ड करने में, वेस्ट को रिमूव करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ ए सेल। इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टीनी लिविंग फैक्ट्री, ईच ऑफ इट्स पार्ट्स डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। यानी वो वर्क टुगेदर करते हैं, यानी साथ में वो वर्क करते हैं कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो सेल एक छोटा सा लिविंग फैक्ट्री है जिसके ईच पार्ट में कोई ना कोई स्पेसिफिक जॉब होता रहता है। लेट्स एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड ए सेल। चलिए अब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स को देखते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। न्यूक्लियस को हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हैज पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर्ड कवरिंग होता है उसके पास, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा है। फिर उसके पास पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में अलाउ करता है। यहाँ पे पोर्स हैं। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस where the synthesis of ribosomal subunits take place। न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस राउंड बॉडी होता है। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वही। कहा न्यूक्लियस में जहाँ सिंथेसिस होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स का। द सब यूनिट्स देन एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्जर एंड वन स्मॉलर सब यूनिट्स असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। जो भी सब यूनिट होते हैं उसके बाद वो न्यूक्लियोलस से बाहर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा सब यूनिट मिलके असेंबल होते हैं, इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं और फिर राइबोसोम फॉर्म करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होता है जो कि विजिबल तभी होता है जब जो सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होता है, वो रॉड शेप होता है। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules। जो क्रोमोसोम होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है किस चीज़ का? कैरेक्टर्स का, जो कि पेरेंट्स से उनके आने वाले जनरेशन में जाता है। यानी आप देखते होंगे कोई भी बच्चा होता है, उसका जो क्वालिटीज़ होता है उसके मम्मी पापा से मिलता है, बुआ से, दादी से। किसी का बाल दादी के जैसा हो जाता है, किसी का जो नाक है वो बुआ के जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम क्रोमोसोम्स रहता है ना हमारे अंदर, वो हमारे पेरेंट्स से आता है, पेरेंट्स के पास उनके पेरेंट्स से, तो इसीलिए ऐसा होता है और वही इन फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम जो होता है ये इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में डालता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछे, तो इसको आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म डीएनए का। डीएनए के मॉलिक्यूल्स में
इंफॉर्मेशन जो है वो पास करता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन से बना होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, और इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसको हम लोग जीन्स बोलेंगे। वो जीन्स पैंट नहीं, जीन्स ये बायोलॉजी वाला जीन्स। नॉन डिवाइडिंग सेल, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसमें डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल का ही पार्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो इंटेंगल्ड मास होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जब भी सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जब भी क्रोमेटिन रहेगा वो अनकॉइल्ड होगा, अनअरेंज्ड होगा, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम एकदम ऑर्गेनाइज रहता है। अब है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। Some cells are specialized to perform specific functions. For example, mature red blood cells (RBCs) in humans do not have a nucleus. The absence of a nucleus provides more space for hemoglobin, allowing to transport a larger amount of oxygen to all cells of the body. यानी कुछ जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ फंक्शंस करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैच्योर रेड ब्लड सेल्स (RBCs), ये ह्यूमंस में होता है लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है इसीलिए उनके पास ज़्यादा जगह मिलता है हेमोग्लोबिन के लिए। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस का जगह हेमोग्लोबिन को मिल गया। ज़्यादा हेमोग्लोबिन है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा सेल्स को। सिंस दे लैक ए न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्व्स। एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट एंड दे सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली फॉर 120 डेज। यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, तो इसलिए वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये सिर्फ 120 दिन लगभग जी सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन्स। द रिलेशन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी प्रोकैरियोटिक पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हम लोग पहले ही पढ़ा, इसलिए उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह दिखता है जो कि कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, उनके साथ रहता है, और जो रीजन होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज, दीज आर टीनी स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहे जाते हैं। क्यों? ये टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म पे भी हो सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच हो सकते हैं। तो यही वो साइट्स हैं जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. The ear continues with the outer membrane of nuclear envelope. ER plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, and some hormones in the some of the specialized cell. The structure of the ER in a cell varies depending on their function. There are two types of ER. देखिए जो ER होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनल होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म जो है होता है सेल के, उस पे नेटवर्क की तरह स्प्रेड रहता है। न्यूक्लियर इन्वेलप के आउटर मेम्ब्रेन के आसपास होता है। यहाँ पे देख लीजिए एकदम कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक है। ईआर जो होता है वो सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का, फैट्स का, हार्मोन्स का कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में। स्ट्रक्चर जो ईआर का होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, यानी वो चेंज होता रहता है सेल बाय सेल में, और ये दो टाइप का होता है। यहाँ पे जो आप देख लीजिए ये एक फिगर है, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस को दिखाया गया है, साथ में ईआर है, इधर कुछ राइबोसोम्स है, इधर नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है उसको स्मूथ बोलेंगे, यहाँ पे रफ बोलेंगे,
और यहाँ पे राइबोसोम को भी लेबल किया हुआ है। फिर यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रहा है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। फिर ये गोल्जी अपैरेटस जो है वो उसको मॉडिफाई शॉर्ट पैकेज करके फिर यहाँ से भेज रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है फट रहा है और यहाँ पे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सारा मटेरियल दे रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन में भी है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में आप राइट द पाथ ऑफ दिस कंपाउंड्स फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू अ लेबल डायग्राम। तो आपको ये जो डायग्राम पीछे जो था वही इस क्वेश्चन के लिए बनाना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स रफ अंडर द electron microscope because it has ribosomes attached to its surfaces and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion, for example in gland cells such as pancreatic cells। यानी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन का सेक्रेशन करता है। वहीं पे स्मूथ ईआर जो होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए वो स्मूथ दिखता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते अटैच। ये फैट्स का सिंथेसिस करता है, उसका स्टोरेज करता है और कुछ हार्मोन्स का भी सिंथेसिस स्टोरेज करता है। यहाँ पे है मीट अ साइंटिस्ट। द गोल्जी apparatus was first observed in 1898 by an Italian scientist Camillo Golgi in the nerve cells of an owl। यानी जो गोल्जी apparatus है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने? 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम कैमिलियो गोल्जी था। उसने एक बार्न आउल के नर्व सेल्स को ऑब्जर्व किया और वहाँ ये पाया। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स ही ऑब्जर्व द थ्रेड लाइक नेटवर्क। उसने एक थ्रेड लाइक नेटवर्क को देखा, ऑब्जर्व किया। अर्ली माइक्रोस्कोप्स कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली, देयरफॉर मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस। However, electron microscope observation confirmed it after decades later. When the structure was clearly seen, confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor। तो पहले के जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने एडवांस नहीं थे तो क्लियर नहीं दिख नहीं पाया और सबने डाउट किया कि भाई ये सही बोल रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है गोल्जी apparatus कि नहीं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। तो बाद में जब कितने डेकेड्स लेटर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसने ये कंफर्म किया कि भाई ये जो आदमी है, ये जो साइंटिस्ट है वो सही बोल रहा था। फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखने लगा। इनके सम्मान के लिए इसका नाम गोल्जी apparatus रखा गया। गोल्जी apparatus द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। गोल्जी apparatus है ये पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर है। If you carefully look at the diagram of a cell, you will notice stacks of flattened sac-like structures together. These stacks form the Golgi apparatus. It is functionally linked to the ER, the cell membrane, and the other cell organelles. The Golgi apparatus acts like the cell's post office. It modifies, sorts, and packages proteins and or lipids into vesicles for transport, secretion, or lysosome formation। अरे अगर आप ये जो डायग्राम था उसको अच्छे से देखते तो आपको पता चलता कि यहाँ पे स्टैक्स हैं, यानी थक की जो होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वैसा फ्लैटेंड सैक यानी चपटा जो सैक होता है वैसा स्ट्रक्चर था। ये जो स्टैक्स है वो साथ मिलकर गोल्जी apparatus का फॉर्मेशन करती है। ये गोल्जी apparatus जो है वो ईआर से लिंक्ड है फंक्शनली और सेल मेम्ब्रेन्स अदर ऑर्गेनल्स से भी लिंक्ड है। तो गोल्जी apparatus, ये जो गोल्जी apparatus है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि जैसे पोस्टमैन हमारा पार्सल लेके आता है जो कि किसी दूसरे जगह से आता है और हमारे पास पहुंचता है, वैसे ही गोल्जी apparatus के पास भी कोई दूसरा आदमी सामान भेजता है, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उसको मॉडिफाई शॉर्ट करके पैकेज करके भेजता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शॉर्ट्स मॉडिफाइज पैकेजेस प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी ये जो प्रोटीन मटेरियल होता है, लिपिड्स होता है, उसको मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, पैकेज करता है, पैक करता है उसको वेसिकल में। क्यों? ट्रांसपोर्ट के लिए, सेक्रेशन के लिए और लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम्स, द क्लीनअप सिस्टम। लाइसोसोम जो होता है वो क्लीनअप सिस्टम होता है। सेल प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड worn out organelles during their activities. How does the cell prevent this waste from accumulating inside it? यानी जो सेल होता है वो काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल, डैमेज, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स है वो सब प्रोड्यूस करता है उसके एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग। तो सेल उसको अपने अंदर से हटाता कैसे है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड stacks filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates,
fats and even damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स की तरह होता है जो कि एंजाइम से भरा हुआ होता है। वो ब्रेक कर देता है, हटा देता है ऐसे अनवांटेड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या डैमेज पार्ट ऑफ द सेल्स को, और इसी से वो जो सेल है वो हेल्दी और क्लीन रह पाता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द breakdown आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी यूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस। यानी जो भी प्रोडक्ट बनता है, ब्रेकडाउन करने के बाद जो भी अनवांटेड चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको सीधे साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है, उसको रीयूज कर लेता है सेलुलर प्रोसेस में। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन्स लाइसोसोमल enzymes. When a sperm meets an egg, these enzymes help break down the outer layer of the egg, allowing fertilization to take place. You will learn about the human sperm cells later in chapter 11. ये जो हमारा ह्यूमन स्पर्म होता है वो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स को कंटेन करता है। जब ये स्पर्म एग से मिलता है तो वो अपने एंजाइम से एग का आउटर लेयर ब्रेक कर देता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब।